आज मैं आपको गाड़ियों के इंश्योरेंस का एक्सपर्ट बना दूंगा। गाड़ियों का इंश्योरेंस लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्लेम लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, और कैसे आप इंश्योरेंस में पैसे बचा सकते हैं। ये सब बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। देखो, इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव। अब आप इसको ऐसे समझो, एक एक करके देखते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब समझो, आप गाड़ी चला रहे हो और सामने वाले जो भी लोग हैं, अब वो सब थर्ड पार्टी हैं। मतलब चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल वाला हो, आपको छोड़ के सब थर्ड पार्टी हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम इंडिया के अंदर मैंडेटरी है बाय लॉ कि आपकी गाड़ी पे कम से भी कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना चाहिए, और सबसे सस्ता इंश्योरेंस वही आता है। मतलब अगर आपकी गाड़ी का बेसिक इंश्योरेंस अगर आप कभी करवाने जाओ तो अगर 20,000 रुपए का आ रहा है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो सकता है आपका 11-12 हज़ार रुपए में हो जाए। अब उस थर्ड पार्टी में क्या क्या चीजें कवर हैं, वो आप अब ध्यान से सुन लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, आपकी गाड़ी उसके अंदर किसी भी कंडीशन में कवर नहीं है। चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी गाड़ी, आप अपनी गाड़ी पे क्लेम नहीं ले सकते। लेकिन आप अपनी गाड़ी से सामने वाले को जो भी नुकसान पहुंचाओगे उसको वो कवर है। समझो इस बात को। आपने अपनी गाड़ी से एक गाड़ी वाले में टक्कर मारी और उस गाड़ी वाले की गाड़ी में नुकसान हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, या तो आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी उसको पेमेंट दे, या वो अपने ही इंश्योरेंस से क्लेम ले। इसके अंदर जहां तक है, मैंने पढ़ा हुआ है कि जो मैक्सिमम क्लेम अमाउंट है वो 7.5 लाख रुपए तक थर्ड पार्टी में सामने वाले को दिया जाता है उसकी गाड़ी के लिए। और वो भी एक लंबे प्रोसेस के बाद, मतलब उसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी, कोर्ट इन्वॉल्व होगा, दोनों कंपनियों के इंश्योरेंस इन्वॉल्व होंगे, और वो देखा जाएगा कि हाँ भाई वाकई में गलती इसी की थी, जो टक्कर मारी उसकी गलती नहीं थी। क्योंकि उसका भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो सब अपने क्लेम का पैसा बचाएंगे। अगर एक ही इंश्योरेंस हुआ तब भी ऐसा ही होगा कि भाई कैसे करके हम कम से कम क्लेम दें सामने वाले को और उसका काम भी हो जाए। तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समझ आया। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी से जो अगला इंश्योरेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव का। नहीं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात रह गई। आपने गाड़ी को तो टक्कर मारी, अब मानो आपने सामने किसी बाइक वाले को टक्कर मारी अपनी गाड़ी से, या किसी स्कूटी वाले को, या किसी पैदल यात्री को आपने टक्कर मार दी और उसके चोट लग गई, तो उस केस में भी वन टाइम सेटलमेंट होगा जो कोर्ट डिसाइड करेगा, वही उस आदमी को पैसा मिलेगा। मान के चलो आपने किसी को टक्कर मारी और उस आदमी की डेथ हो गई। अब डेथ के केस में होगा कि आपके, मतलब पुलिस आएगी, पुलिस इन्वॉल्व होगी, कोर्ट केस होगा, आपका जो इंश्योरेंस है वो आपकी तरफ से खड़ा होगा, और जज साहब जो बोलेंगे कि भैया इसको इतनी अमाउंट कंपनसेट करो, 10 लाख, 50 लाख, 70 लाख, तो वो सब आपके थर्ड पार्टी से सामने वाले को दे दिया जाएगा। अब अगर मानो वो आदमी जिंदा है लेकिन उसका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, या कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर अब वो कमाने लायक नहीं बचा, तब भी उस कंडीशन के अंदर जो भी कोर्ट बोलेगा उसको वो दिया जाएगा। ये इस तरह से काम करता है। उसके अलावा उसको कोई चोट वोट लगी है तो फिर वो मेडिकल इंश्योरेंस की तरह नहीं रहेगा, वो पैसे शायद आपको देने पड़ जाए ठीक करवाने के लिए। तो पुलिस आपके ऊपर शायद प्रेशर बनाए कि भाई तूने इसको चोट मारी है, तू इसको पैसे देगा। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया कि अब आप भी कवर हैं। थर्ड पार्टी तो बाय डिफॉल्ट है ही है, अब आप फर्स्ट पार्टी जो आप हो, आपकी गाड़ी भी कवर है, और आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें कवर हैं, अब यहां से खेल स्टार्ट होगा एड ऑन्स का। तो जब भी आप इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तब आपसे बोला जाता है कि ये एड ऑन ले लो, ये एड ऑन ले लो। तो वो सब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। उससे पहले आप ये समझो कि कॉम्प्रिहेंसिव में बेसिक में क्या कवर है। देखो, आपकी गाड़ी में जो भी चीज है, हर चीज डेप्रिशिएटिंग है। मतलब आपने आज 10 लाख की गाड़ी खरीदी, आप उसको अगले दिन मार्केट में बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एक साल बाद बेचने जाओगे तो 10-12% और कम होगी, तो हर साल 10-12% से वो डेप्रिशिएट होती रहती है। तो 10-15 साल में जाके वो लगभग खत्म सी हो जाती है गाड़ी, ठीक है। ये चीज के साथ साथ कुछ पार्ट्स होते हैं गाड़ी में। एक मेटल पार्ट होता है, एक प्लास्टिक पार्ट होता है, एक रबर पार्ट होते हैं, और ये ग्लास होते हैं। ये सब चीज आपकी कितनी गाड़ी पुरानी है उसके हिसाब से आपको दिया जाता है, और उसका पेंट होगा
उसका कितने पैसे लगेंगे उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। मैंने आज तक कभी कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम फाइल नहीं किया है, शायद एक ही बार मैंने अपनी गाड़ी पे कॉम्प्रिहेंसिव फाइल किया था, क्योंकि मेरी वो स्विफ्ट डिज़ायर 9 साल पुरानी हो गई थी, 8 या 9 साल, तो उसके ऊपर जीरो डेप्रीशिएशन नहीं था, तो कॉम्प्रिहेंसिव था। तो जो एक्सीडेंट हुआ था, तो जैसे बम्पर है, बम्पर पे पेंट होना है, तो पेंट का आधा खर्चा इंश्योरेंस देगा, आधा खर्चा मैं दूंगा। कंपनी वाले बोल रहे हैं 3500 रुपये का बम्पर का पेंट है, 1700 रुपये मुझे देने, 1700 रुपये कंपनी देगी। प्लास्टिक पार्ट है बम्पर, कंपनी ने बोला 8 साल पुरानी गाड़ी है, तो 40% या 50% इसकी वैल्यू आप दोगे, 40% या 50% वैल्यू हम देंगे, वो डिसाइड हुआ। शीशे पे 100% होता है जहाँ तक मुझे पता है, और फाइबर पार्ट्स होते हैं और ग्लास होता है, उसके जैसे आपके लाइट टूट गई तो वो फुल्ली में कवर हो जाएगी, मतलब उसमें आपको कुछ डेप्रिसिएशन शायद ना देना पड़े। अब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए कि आधा कौन देगा, 50 कौन देगा, 30 कौन देगा, इसी चीज़ से ऊपर एक एड ऑन लाया गया जिसको बोलते हैं ज़ीरो डेप्रिसिएशन। ये ज़ीरो डेप्रिसिएशन ज़्यादातर आपकी जब नई गाड़ी होती है तो शुरुआत के 5 से 6 साल तक आपको मिलता है, और आपके बिहेवियर के ऊपर मिलता है कि आप कितनी बार क्लेम ले रहे हैं, क्योंकि ये सारे आपके क्लेम के रिकॉर्ड्स ऊपर सेव होते हैं सब इंश्योरेंस कंपनियों के पास, कि भैया ये आदमी कितना एक्सीडेंट लेता है, कितना क्लेम करता है, ये सब चीज़ें वो नोट करते हैं। तो वहाँ से अब चीज़ें शुरू होती हैं आपके एड ऑन्स की। तो सबसे पहला आता है ज़ीरो डेप्रिसिएशन। ज़ीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही है कि आपके किसी भी पार्ट को डेप्रिशिएट करके उसकी वैल्यू नहीं लगाई जाएगी, सब चीज़ पे आपको 100% वैल्यू मिलेगी। मतलब पेंट हो रहा है तो भी आपको अगर 3500 कंपनी ने बोले तो 3500 ही कंपनी इंश्योरेंस वाला देगा। शीशा टूटा या मेटल पार्ट टूटा, कुछ भी हुआ, तो सब कुछ, आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट में गई, 1 लाख का बिल बना तो 1 लाख ही कंपनी देगी, आपको नहीं देना। आपको बस फाइल चार्ज देना है, जो 1000-1500 हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, वो आपको फाइल चार्ज देना है और अपनी गाड़ी उठा के ले आनी है। अब इसके अंदर भी कई सारे एड ऑन्स हैं, जैसे कि मानो आपने कहा कि भाई मैंने इंजन प्रोटेक्शन एक प्लान लेना है, तो ये भी कुछ 400, 500 या 1000 रुपये का देंगे वो आपको। उस इंजन प्रोटेक्शन के अंदर क्या होगा कि आपकी गाड़ी चलती गाड़ी में, या मानो नेचुरल कैलामिटी के अंदर आपकी गाड़ी में इंजन सीज हो गया, इंजन में कोई दिक्कत आ गई है, एक्सीडेंट के टाइम पर इंजन टूट गया, तो वो चीज़ भी कवर है। उसके अंदर के फिर जो चीज़ें आएंगी, जैसे लिक्विड, आपका इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, ये सब जो कंज्यूमेबल्स आइटम है, इसका भी एक अलग से एड ऑन होता है। अगर आप वो लेंगे तब आपके जाको ये सब मिलेंगे, नहीं तो फिर आपको देखा होगा कई बार आपने कि कंपनी वाले बोलते हैं जी 1500 तो फाइल चार्ज हो गया, और बाकी 3-4 हज़ार रुपये आपके ये सब जो हमारे नट लगे, बोट लगे, वॉशर लगे, इन सब के आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं था, तो ये सब पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये सब एड ऑन्स हैं। आपकी गाड़ी की 2 चाबियाँ होती हैं, अगर एक चाबी खो जाए तो आपको फाइल कंप्लेन करके और दूसरी चाबी बनवानी पड़ती है कंपनी से, ताकि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट ना हो। लेकिन अगर जब आप उस चाबी को कंपनी से बनवाने जाएंगे तो आज की डेट में कम से भी कम आपके 8 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे, बिल्कुल बेसिक कार में। और जो और महंगी और मॉडर्न कार है उनके अंदर तो सिस्टम ही क्या है। तो इस चीज़ का भी एक प्लान होता है कि भैया आपकी चाबी अगर खो जाए तो उसका इतने अमाउंट तक का हम आपको दे देंगे, वो भी मैंने एक बार क्लेम किया हुआ है। उसके बाद आता है RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। ये भी शुरुआत के 4-5 साल में काम करता है। ये काम करता है जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। अब चोरी के केस में होता क्या है कि मान के चलो आप आज नई गाड़ी लेके आए, 3 साल हो गए, 3 साल बाद आपकी 10 लाख की गाड़ी थी शुरुआत में, 3 साल में कंपनी ने डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएट वैल्यू आ गई 7 लाख रुपए, तो आपके इंश्योरेंस की वैल्यू हो गई IDV, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू 7.5 लाख रुपये, 7 लाख रुपये। अब वो 7.5 या 7 लाख रुपये जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, या आपकी गाड़ी टोटल लॉस में चली जाएगी, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहां पर अब वो रिपेयर बिल के बाहर है, मतलब कंपनी बोल रही है कि भैया 7.5 लाख की तो तुम्हारी इंश्योरेंस वैल्यू है और गाड़ी ठीक होने में लग रहे हैं 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो इंश्योरेंस बोलेगा नहीं भाई, हम तो 7.5 लाख रुपए में से अपना थोड़ा बहुत जो 10-5 जो भी काटना है काट कूट के पैसे इसको दे दो, तो आपको 3 साल के अंदर गाड़ी आपको मिल जाएंगी 7 लाख रुपए। लेकिन अगर आप 3 साल पुरानी गाड़ी को मार्केट में बेचने जाते तो आपको 7 लाख थोड़ी मिलते, आपको तो 8-8.5 लाख रुपए इसके मिल जाते, तो वो आपका लॉस हुआ। उसी चीज़ को बचने के लिए रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं कि भाई अगले 5 साल तक या 6 साल तक जब भी वो मुझे मिल रहा है, तो मेरी गाड़ी अगर चोरी हुई या टोटल लॉस हुई तो जितने रुपए का इनवॉइस कटा था वो पैसे मुझे मिलेंगे। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको एक बिल मिलता है, वो बिल का मतलब हो गया इस गाड़ी की बेस वैल्यू इतनी है, इसके ऊपर CGST इतना है और SGST इतना है, उसके बाद ये गाड़ी टैक्स लगा के बनी 7.5 लाख की। अब 7.5 लाख के ऊपर इंश्योरेंस आएगा, उसके ऊपर RTO आएगा, उसके ऊपर
बाकी चीज़ें आएंगी, वो अलग खर्चे हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ तक मुझे पता है। आपको मिलेंगे सिर्फ इनवॉइस, जितने की आपकी गाड़ी का बिल कटा था वो पैसे आपको वो लोग दे देंगे। रिटर्न टू इनवॉइस आपको पता चल गया। ऐसे ही कुछ और भी एड ऑन आज की डेट में आ गए हैं, नए नए तरीके के, अलग अलग तरीके के, कि पे एज यू ड्राइव। मतलब जो लोग साल में बहुत कम गाड़ी चलाते हैं, मान के चलो कि 1000 किलोमीटर चलाई या 2000 किलोमीटर चलाई, तो वो लोग कह रहे हैं रोड पर तो हम कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमारी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी कम है। प्रोबेबिलिटी कम है तो फिर हमारा भी प्रीमियम भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो उन लोगों को थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है। 10%, 15% या 25% तक उन लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है उनकी पॉलिसी के ऊपर। तो ये हुई कॉम्प्रिहेंसिव और आपका जो जीरो डेप्रिसिएशन, ये सारे एड ऑन्स हो गए। इसमें कोई डाउट आए तो आप आईडीजी ऑटो लोकेट पे कम्युनिटी में जाके पूछ लेना या फिर कमेंट में पूछ लेना, जवाब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दे दूं। अब बात आती है क्लेम करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी इंश्योरेंस क्लेम कंपनी है उसको पैसा तो अपनी आप मतलब वो जेब से देगा ही। अब जब वो पैसा दे रहा होगा तो वो आनाकानी करेगा हर चीज़ में, फिर वो कानून लेकर आएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको शुरुआत में भी नहीं पता थी वो चीज़ें आपको उस टाइम पता चल जाएंगी जब आप क्लेम लेने जाओगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि जब आप किसी कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस लेते हैं या डायरेक्ट इंश्योरेंस लेते हैं, आपको हमेशा आज तक यही बताया गया है कि भैया मारुति की गाड़ी है, मारुति से इंश्योरेंस लो तो उनका अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है। आप डायरेक्ट खरीदने जाओगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, कंपनी वही रहेगी सेम। तो दिक्कत किस चीज़ की है? अब आपने कभी ये समझा कि भाई HDFC अर्गो मान लो या टाटा AIG मान लो या फिर नेशनल मान लो या कोई भी जितनी भी इंडिया में कंपनियां हैं, वो कंपनियां जब मारुति के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही हैं तो महंगी दे रही हैं, और जब अकेले में इंडिविजुअल से उनसे लेने जा रहे हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो भैया इंश्योरेंस इंडस्ट्री कमीशन के ऊपर चलती है, क्योंकि इंश्योरेंस एक रेगुलर चीज़ है, एक अच्छा बिजनेस है ये। तो इसमें कमीशन चलता है कि आप हमें कमीशन दो, हम आपको कस्टमर देंगे, उसके एवज में आपको वो वॉशिंग कूपन दे देते हैं, कुछ 10% 20% डिस्काउंट का दे देते हैं, या फिर बोलते हैं कि भैया हम आओगे तो प्रायोरिटी पे आपकी गाड़ी कर देंगे, ऐसे कर देंगे। वो पार्ट ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस वाले के ऊपर जो आपसे वो गारंटी लेते हैं वो पार्ट कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि सर्वेयर कौन आएगा, कौन क्या आएगा, आपकी गाड़ी क्या डैमेज है, वो तो बस पॉलिसी बेचने में लगे रहते हैं उस टाइम पर। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आप कहाँ से इंश्योरेंस खरीदें, उससे आपकी गाड़ी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए कंपनी का इंश्योरेंस मारुति से लें या ए कंपनी का इंश्योरेंस बाहर से लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप आजकल जो डिजिटल इंश्योरेंस आ गए हैं, जहां पर आप ऑनलाइन खुद से पेमेंट करके खरीद लेते हैं इंश्योरेंस, वो आपको और भी सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है, किसी को आपको अलग से कंपनी को पैसा नहीं देना है, तो वो आपको और सस्ते पड़ते हैं। वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स पहले से ही फोटो खींच के ऐप में डाल देनी है, तो कंपनी का खर्चा कम आ रहा है, कंपनी के जो फॉल्स क्लेम है वो कम आ रहे हैं, तो कंपनी उसका बेनिफिट आपको देती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल डिजिट इंश्योरेंस, एको इंश्योरेंस, ये सब जो इंश्योरेंस आ रहे हैं जो डिजिटल चलते हैं, कि इन पे प्रीमियम बहुत सस्ता है, और आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आपको खुद से ही फाइल करना पड़ता है, खुद से ही आपके अकाउंट में कई बार तो पैसे भेज देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि आप ठीक है इस वर्कशॉप से जहाँ से आपको ठीक करवाना है आप ठीक करवा दो। तो ये एक पार्ट हुआ। अब यहाँ पर जो मेन चीज आएगी वो है आपकी एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है और कौन से क्लेम को आप कंपनी में जाके क्लेम कर रहे हो। मान के चलो मैं अभी देखो ट्रैफिक में तो जा ही रहा हूँ, एक स्कूटी वाला आया और उसने साइड से मेरा हिस्सा लगा दिया, मतलब थोड़ा सा स्क्रैच लग गया। अब यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी, या तो मैं उस हिस्से को ऐसे ही छोड़ दूं या मैं उस हिस्से को अब ठीक करवाऊं। अब अगर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ा तो मान के चलो वो हिस्सा मतलब जो लगा ये लाइन वो इतनी थी कि वो मेरे मेटल को स्क्रैच कर दिया और वहां पर पेंट हट गया। अब पेंट हट गया, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, 5-6 दिन के बाद उस पर रस्ट आ गया, तो मतलब हल्का सा रस्ट आ ही जाता है मेटल के ऊपर, तो वहां पर आपको कई बार आपने गाड़ियों पे देखा होगा कि थोड़े थोड़े रस्ट दिख रहे होते हैं बाहर से। तो वो पार्ट अब आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाओगे इंश्योरेंस में, क्योंकि इंश्योरेंस कहता है कि जब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो आप हमें तुरंत बताओ, तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन दो। आपने इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं उसको, आपने कहा भैया मुझे रोज ऑफिस जाना है, मेरे बस की तो नहीं है गाड़ी खड़ी करनी, और ना मेरे पास अभी ठीक कराने का टाइम है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके ऊपर लाइन पर रस्ट आ गया। अब उसी दौरान आपका मानो साइड से कोई एक्सीडेंट हो गया, अब आपको उसको क्लेम लेना है।
इंश्योरेंस सर्वेयर आएगा, वो कहेगा यहाँ पे तो रस्ट आया हुआ है, मतलब यहाँ पे पहले एक्सीडेंट हुआ था, हाँ आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हो सकता है आपका वो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दे कि ये तो पुराना है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, या उस पार्ट का एक्सीडेंट का आपको क्लेम ना दे और बोले ये डोर मैं कवर नहीं करूंगा, पिछला डोर को आपको दे दूंगा पैसे। मतलब उसको बहाना मिल गया कि आपने इस डोर को मुझे बताया नहीं, पिछले डोर का आपको ले लो। तो वहां पर फिर आपके साथ नेगोशिएशन चलेगा कि इसका नहीं दूंगा, ये दूंगा, बस ये होगा, बस ये होगा। अब इसके बाद कहानी आएगी, जब आप ठीक करवाने की अगर बारी आओ तो वहां पे फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंपनी से ठीक करवाओ, या फिर आप उसको बाहर किसी चलते फिरते मैकेनिक से अपना रबिंग पेंट जो करवाना है वो करवाओ। तो अब ये देखा जाएगा कि वो निशान कितना सीवियर है और उससे कितना फर्क पड़ रहा है, क्या उस पर पेंट की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि आप जितना पेंट करवाओगे उतनी, देखो एक तो जो बाहर से आप जितना पेंट करवाओगे उतनी आपकी गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है, जो शाइन है, जो चमक है, वो खत्म होगी। ठीक है, तो मैं बहुत बचता हूँ पेंट से। अब लाइन ही ऐसी पड़ गई है कि क्या ही कर सकते हैं कि पूरा पैनल वो पेंट होगा। अब अगर आप बाहर बाजार में जाओगे तो आपको पेंट की जो पैनल की कॉस्ट है वो सिटी टू सिटी डिपेंड करती है कि भैया वो आदमी कहाँ बैठा है, किस लोकेशन पे, उसकी दुकान का किराया कितना है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपकी पेंट की कॉस्ट डिपेंड करेगी। हो सकता है कि आपका 500 रुपये में पेंट हो जाए और दिल्ली जैसे शहर में हो सकता है आपका 1500 से 2000 रुपये ले लें। अब आप किसी अच्छी वर्कशॉप पे जाओगे तो आपको ब्रांडेड पेंट, कोबरा का, निपॉन का, ये पेंट आपको करके दे दें ताकि आपका बहुत अच्छी जो कंपनी वाली शाइन है वो बनी रहे, लेकिन उसके आपके 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये लग जाए। कंपनी में अगर जाओगे तो आपके पैसे लगेंगे मानो 4,000 रुपये या 5,000 रुपये वो लोग आपसे लेंगे। अब यहीं पर आप बोलोगे कि यार मैं तो इंश्योरेंस क्लेम ले लेता हूँ। तो मेरा इसमें पर्सनली ये मानना होता है कि अगर बिल अमाउंट 4-5 हज़ार से ज़्यादा है तो ही आप क्लेम लो, तो आपको फ़ायदा है। कि सबसे पहली बात कि जब आप क्लेम लेने जाओगे तो आपको बोला जाएगा 1500 रुपये तो मिनिमम बेस प्राइस आपको देना ही है, तो 1500 रुपये तो क्लेम के वो लगे। और जो आपको उस साल का आपको नो क्लेम बोनस मिलना था 10%, 20%, वो खत्म हो जाएगा। वो भी कितना होगा, 1000, वो 2-1 हज़ार रुपये आपको वो डिस्काउंट वो खत्म हो गया। तो अब आपका कितना नुकसान हुआ, 1500 तो एक गए और 2000 एक गए, तो कितने हो गए, 3500 रुपये। तो 3500 4,000 रुपये का बैलेंस मान के चलो। अगर इतना रिपेयर है तो आप बाहर से करवा लो, उससे कम में है। तो अगर आपके 6,000-7,000 रुपये लग रहे हैं तो फिर आप कंपनी में चले जाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कोशिश करो बार बार पेंट ना करवाओ। बम्पर आगे का और पीछे का बम्पर ये शहरों में लगते रहते हैं, ये प्लास्टिक के पार्ट हैं, ये थोड़े बहुत घिसते रहते हैं, तो इनकी टेंशन ना लो, बार बार इनके ऊपर पेंट मत करवाओ, इनको बस साफ करवा के टचिंग करवा लो, उतना भर भी ठीक है। पेच कभी मत कसवाओ, पेच भी इंश्योरेंस में आपके में नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे मानो कई लोगों का बम्पर लग गया, बम्पर टूट गया, मैकेनिक ने बोला, साइड वाले ने कह रहे यार सर ऐसे मत करो, पेच कस दो। उसने बाहर से ही पेच शो हो रहे हैं और पेच दिख रहे हैं कसे हुए, वो काम नहीं करना। पेच आपको कसवाने हैं तो अंदर की तरफ से कसवाओ जिससे वो दिखे ना। अब बारी आएगी स्टोरी की कि हुआ क्या और आपने क्या बताया और किस बेस पे आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हुआ या पास होगा, वो स्टोरी भी डिपेंड करेगी। मान के चलो कि अभी हम ट्रैफिक में चल रहे हैं और मैं अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर दूं, तो ट्रैफिक से को दिक्कत होगी, अब सब लोग कट कट के निकलेंगे। उसी दौरान एक बाइक वाला, एक गाड़ी वाले का ध्यान नहीं रहा और मेरे पीछे से उसने मार दिया। अब मेरे पीछे से मार दिया उसने और मैं क्लेम करने जाऊंगा, तो मेरे से पूछेगा इंश्योरेंस क्लेम वाला या कि भाई क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ कैसे था। तो मैं उसको बोलूँगा भैया मैं तो गाड़ी लेके जा रहा था, मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी और कुछ मेरा फ़ोन वोन आ गया था और क्या बोलते हैं पीछे से गाड़ी वाला है उसने मार दिया। अच्छा आपने गाड़ी कि वो तो, लेकिन जो जगह आप बता रहे हो वो तो नो पार्किंग जोन है, आपने वहाँ पे गाड़ी पार्क क्यों करी रोड पे, आपको फ़ोन आ गया था तो आप काटते उसको, कोई ऐसी सेफ जगह पे खड़ी करते जहाँ पर स्पेस होता या कुछ होता, आपने ऐसा क्यों किया, तो आपका नेग्लिजेंस है ये तो। वो कहता कि हाँ सर ऐसा तो किया लेकिन मैं क्या करता। तो कोई बात नहीं, देखो इसमें आपको क्लेम ऐसे नहीं मिलेगा या मैं आपका काटूंगा या मैं करूँगा, क्योंकि अब उसके पास एडवांटेज आ गया। अब उसका काम ही है सर्वेयर का कि आपको जितना क्लेम बन रहा है उससे कम उसको सेटल करवाना, उसको इंश्योरेंस कंपनी को फायदा दिलवाना, उसी बात की उसको तनख्वाह मिल रही है। तो आपकी स्टोरी भी डिपेंड करती है कि आपने बताया क्या, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप स्टोरी में कच्चे हैं तो कोशिश करना फिर आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाके खड़ी कर दो और उनसे बोलो भैया ऐसा ऐसा हो गया था, अब आप इसको देख लो या मुझे बता दो कि क्या मुझे बोलना है। तो वो आपको कॉमन स्टोरी बताएंगे कि आप रोड पर जा रहे थे, अचानक से कुत्ता क्रॉस हुआ या एक गाय आई
और सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाए, मैंने ब्रेक लगाए, मेरे पे ब्रेक गाड़ी मेरी लगी नहीं और गाड़ी मतलब उतने हो नहीं पाए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी में लग गई है, ऐसे हो गया। ये सबसे कॉमन स्टोरी है और इसके बेस पे आपको पक्का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शायद सच बता दो तो आपको कई बार आपकी ऐसी सच्ची स्टोरी होंगी जिसके बेस पे आपको वो ना दे पाए। और हमेशा एक कोशिश करना कि जब भी एक्सीडेंट हो, जितना भी एक्सीडेंट हो, उतर के उसकी फोटो जरूर खींच लेना मौका वारदात की, कि भाई इस जगह पे हुआ था, उसकी एक वीडियोग्राफी कर लो ताकि ये लोकेशन, ये टाइम उसमें बता दो वीडियो में आपके भाई इतने बज रहे हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, हमारी 2 गाड़ियों में हुआ है, आगे से टक्कर हुई है, एक पीछे से टक्कर हुई है, ताकि इंश्योरेंस वाला अगर 2 जगह से टक्कर हुई है या एल टाइप में टक्कर हुई है तो उस चीज को फिर वो डिनाई ना कर पाए आपके लिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इंश्योरेंस क्लेम लेते टाइम। अब अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम को लेकर तो आप कमेंट में पूछ लेना, कोशिश करूंगा आपका जवाब मैं उसका दे पाऊं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। अगली वीडियो में हम इसी वीडियो के टॉपिक के कमेंट्स के हिसाब से आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू।